नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के हालाकुंडी गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। यह यात्रा का 38वां दिन है जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया क्योंकि गुजरात के अपीलीय प्राधिकरण ने पैकेज पराठे पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला किया। देश की राजधानी के तकरीबन 20 लाख कारोबारियों और दुकानदारों को दिल्ली सरकार का श्रम विभाग दिवाली पर बड़ी सौगात देने जा रही है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार पहली बार दिल्ली की विकास दर में वृद्धि के लिए व्यापार फ्रेंडली माहौल तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। सार्वजनिक रूप से जुटाए गए 2 करोड़ से अधिक रुपए का इस्तेमाल करने और विदेशी अंशदान कानून का उल्लंघन करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। उत्तर कोरिया ने लगातार मिसाइल परीक्षण करके कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ा दिया। गुरुवार को अब एक बार फिर उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के हालाकुंडी गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। यह यात्रा का 38वां दिन है जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ है और वो जम्मू कश्मीर में समाप्त होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के बल्लारी जिले में पार्टी सांसद राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। वहीं गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी तिरंगा लहराने के लिए एक पानी की टंकी पर चढ़ गए। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर साझा किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी को राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ पानी की टंकी पर चढ़ते देखा जा सकता है। इस दौरान राहुल गांधी को तिरंगा लहराते और पानी की टंकी से पास नारे लगाने वालों का अभिवादन करते देखा गया। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने 30 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश किया। इस राज्य में यह यात्रा 21 दिनों में 511 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 20 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से दूसरे राज्य पहुंचेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होगा। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया। शशि थरूर ने कहा कि अगर वे कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वे सभी को साथ लेकर चलेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि गांधी परिवार को पार्टी के मामलों से दूर नहीं रखना जा सकता है। भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शशि थरूर ने कहा कि मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले स्वागत से वे खुश है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अन्य राज्यों में ऐसा स्वागत नहीं मिला था। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अपने रिश्तों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि खड़गे के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद भी हम पहले की तरह साथ काम करने जा रहे हैं। शशि थरूर ने आगे कहा कि अगर वे कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वे सभी को साथ लेकर चलेंगे। साथ ही उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि कोई भी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के परिवार को पार्टी मामलों से दूर नहीं रख सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया क्योंकि गुजरात के अपीलीय प्राधिकरण पैकेज पराठे पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भी खाने पीने की चीजों पर टैक्स नहीं लगाया। आप नेता ने देश में महंगाई के लिए जीएसटी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आज देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया उच्च जीएसटी है। इसे कम किया जाना चाहिए और लोगों को मुद्रास्फीति से छुटकारा पाना चाहिए। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि खाने पीने की चीजों पर तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था। आज देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा इतना ज्यादा जीएसटी है। इसे कम करना चाहिए और लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलवाना चाहिए। गुजरात में आर ने माना कि पराठों पर 18% जीएसटी लागू है। विवेक रंजन और मिलिंद तोरावणे की
सदस्य पीठ ने कहा कि पराठे सादी रोटी या खाकरा के अलग अलग रूप है और इन्हें सादे चपाती या रोटी की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इन्हें खाने से पहले गर्म करने की आवश्यकता होती है। पीठ ने कहा कि पराठों पर उपयुक्त वर्गीकरण अध्याय शीर्षक 2106 के तहत होगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होंगे और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल हिमाचल दौरे पर थे और सोलन में सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 3/4 बहुमत से कांग्रेस को हिमाचल में जिताए क्योंकि बीजेपी जीएसटी के बहाने आपके जेब से पैसा निकाल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार पेट्रोल, डीजल, पीएनजी की कीमतें बढ़ाकर आपकी जेब से पैसा निकालने का काम कर रही थी। अब उन्होंने जीएसटी भी पराठे पर लगाया है और रोटियों पर 5% और पराठों पर 18% जीएसटी लगाया है। हिमाचल में कांग्रेस को 3/4 दुहाई से बहुमत से जिताए और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने आपको 10 गारंटी दी है। मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसे इन सारे वादों को पूरा करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं और जहां राहुल गांधी ने 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, सरकार बनने पर हमने इसे 10 दिनों या 10 घंटे के भीतर नहीं बल्कि 2 घंटे के भीतर किया था। देश की राजधानी के तकरीबन 20 लाख कारोबारियों और दुकानदारों को दिल्ली सरकार का श्रम विभाग दिवाली पर बड़ी सौगात देने जा रहा है। दिल्ली में 87 आम आदमी पार्टी सरकार पहली बार दिल्ली की विकास दर में वृद्धि के लिए व्यापार फ्रेंडली माहौल तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत श्रम विभाग व्यापार फ्रेंडली माहौल तैयार करने के लिए सभी कंपनियों के वेयर हाउस और छोटे बड़े दुकानदारों गोदामों को 1954 की धारा 14, 15 और 16 की श्रेणी में मुक्त कारोबार के लिए छूट देने जा रही है। इसके लिए श्रम विभाग ने दिल्ली के कारोबारियों से 15 दिनों के अंदर सुझाव व आपत्ति जमा करने को कहा है और श्रम विभाग के इस निर्णय का दिल्ली की कारोबारी संगठनों ने स्वागत भी किया है। श्रम विभाग ने आला अधिकारी ने बताया कि वेयरहाउस व गोदाम रात को बंद रखने के बजाय खोलने से दिल्ली के विकास में पंख लगाए जा सकते हैं। इसमें कारोबारियों को बहुत लाभ मिल सकता है। यह एक अच्छी पहल है। अनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने भी श्रम विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह दिवाली का तोहफा है और दिवाली सरकार के इस कदम से दिल्ली के 20 लाख बड़े छोटे कारोबारियों को सीधा सीधा लाभ होगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बिजली की कीमतों को पेट्रोल डीजल की तरह फ्लेक्सिबल बनाना जनता के लिए खतरनाक हो सकता है। केंद्र के इस फैसले के बाद पेट्रोल डीजल की तरह बिजली बिल भी कभी काबू में नहीं आएगा। उदयपुर में ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकारों का मुख्य लक्ष्य बिजली कंपनियों को फायदे में चलाना नहीं होना चाहिए बल्कि देश के हर नागरिक को 24 घंटे बेहद सस्ते दामों पर और गरीब लोगों को फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाए, वो होना चाहिए। आज बिजली सभी के लिए एक अहम जरूरत है और ऐसे में ऐसा विकल्प मिलना चाहिए कि लोगों को कैसे रास्ते और सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध हो सके। फ्री बिजली के संबंध में उन्होंने कहा कि जिन राज्यों की माली हालत खराब है वहां की सरकारों ने जनता को फ्री बिजली नहीं दी। इन सरकारों ने जनता के टैक्स के पैसों का सही से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई। जनता टैक्स इसलिए देती है कि सरकार उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा और रोजगार दे। ऐसे में यह सोच बेहद गलत है कि टैक्स के पैसे से सस्ती या सुविधाएं कैसे दो जा सकती है। सिसोदिया ने कहा कि इस अवधारणा पर चलते हुए कि प्राइवेट स्कूल बनाए गए कि कब तक टैक्स के पैसों से शिक्षा दी जाएगी, महंगे प्राइवेट अस्पताल बना दिए गए यह कहते हुए कि कब तक टैक्स के पैसों से अच्छा इलाज दिया जाएगा। सड़कों पर महंगे टोल टैक्स लगा दिए गए यह कहते हुए कि कब तक टैक्स के पैसे से सड़कें बनाई जाएगी। सार्वजनिक रूप से जुटाए गए 2.69 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने और विदेशी अंशदान
कानून का उल्लंघन करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी के अनुसार राणा अय्यूब ने अप्रैल 2020 में कैटो प्लेटफॉर्म के जरिए 3 चैरिटी अभियानों के नाम पर कुल 2,69,00,000 रुपए एकत्रित किए थे। कोविड प्रभावित झुग्गीवासियों, किसानों की सहायता के नाम पर ली धनराशि ये फंड कोविड-19 से प्रभावित हुए झुग्गी बस्ती में रहने वालों को असम, बिहार, महाराष्ट्र के किसानों की सहायता के लिए जुटाया गया था। अय्यूब ने यह धनराशि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने पिता एवं बहन के खातों में जमा की और बाद में व्यक्तिगत खातों में हस्तांतरित कर दी। अय्यूब ने कुछ फंड में से 50 लाख रुपए अपने सावधि जमा एफडी में रखे और 50 लाख रुपए एक नए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। मात्र 29 लाख रुपए का उपयोग राहत कार्यों में किया गया। राहत कार्य के लिए अधिक खर्च दिखाने के लिए अय्यूब ने फर्जी बिल भी जमा कराए। निर्देशालय ने बताया कि अय्यूब के खाते में 1,77,00,000 रुपए थे और ये रुपए की राशि PMLA के तहत कुर्क की गई थी। ईडी ने अय्यूब पर अवैध रूप से 2,69 करोड़ रुपए जुटाने और आम लोगों को धोखा देने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 के तहत अनिवार्य सरकारी मंजूरी के बिना विदेशों से भी धन प्राप्त किया था। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराने की अनुमति संबंधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की। चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत राजनीतिक दलों को दी जाने वाली नकद राशि के विकल्प के तौर पर बॉन्ड की शुरुआत की गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। NGO की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने 5 अप्रैल को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया था और कहा था कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और इस पर त्वरित सुनवाई की जरूरी है। शीर्ष अदालत ने उस समय NGO की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी, लेकिन इससे अब तक सूचीबद्ध नहीं किया जा सका था। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। हेलो लेडीज। नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। सो चीजी नील। यंग रोमांस है हमारा, कुछ हटके, कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता। थोड़ा रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले मेमोरी फोम मैट्रेस को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, the Sleep Company mattress is झक्कास। Log on to the sleepcompany.in. रुक करते अभी की बड़ी खबर पर। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात को 10 दिसंबर को हो सकता है चुनाव। बहुत बड़ी खबर आ रही है गुजरात विधानसभा इलेक्शन को लेके। वोटिंग 10 दिसंबर 2022 को हो सकता है। सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबरों के अनुसार गुजरात 10 दिसंबर को हो सकते हैं चुनाव। वोटिंग 10 दिसंबर 2022 को हो सकते हैं। 14 जनवरी को आ सकता है रिजल्ट। 1 जनवरी 2023 को बन सकती है नई सरकार। बहुत बड़ी खबर आ रही है गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। 1 जनवरी 2023 को बन सकती है नई सरकार। नई सरकार का पहला सत्र 22 जनवरी को हो सकता है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात से दिल्ली पहुंचे सूत्रों के माध्यम से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में 10 दिसंबर को हो सकते हैं चुनाव। अगर बात करें हिमाचल की, तो
भारतीय निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख भी ऐलान की थी। लोगों को लग रहा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव के भी तारीख का ऐलान होगा, लेकिन वो ऐलान नहीं हुआ। उसके बदले अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि गुजरात में 10 दिसंबर को हो सकते हैं चुनाव। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बड़ी खबर। वोटिंग 10 दिसंबर को हो सकते हैं और 14 जनवरी को आ सकता है रिजल्ट। गुजरात से दिल्ली पहुंचे सूत्रों के माध्यम से बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 जनवरी 2023 को बन सकती है नई सरकार और नई सरकार का पहला सत्र 22 जनवरी को हो सकता है। और इस खबर को लेके कांग्रेस ने भी इसी पर साधा है निशान, भाजपा पे भी साधा है निशान। गुजरात चुनाव की तारीख इसलिए घोषित नहीं की कि ताकि मोदी को कुछ बड़े ऐलान करने के लिए और समय मिल सके। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसा जानबूझकर किया है। ये खबर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, उसी तरह हिमाचल के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन आयोग ने सिर्फ हिमाचल के लिए तारीखों का ऐलान किया था। अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर अनेक सवाल उठाए और कहा है कि चुनाव आयोग ने ये ऐसा जानबूझकर किया है ताकि नरेंद्र मोदी को कुछ बड़े ऐलान करने के लिए और समय मिल जाए। गुजरात चुनाव की तारीखें इसलिए घोषित नहीं की गई क्योंकि कांग्रेस ने शुक्रवार को यह आरोप लगाया था कि हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखें की घोषणा हो सकती थी और नरेंद्र मोदी को कुछ बड़े ऐलान करने थे, इसके लिए उन्हें समय मिल सके, इसके लिए ये जानबूझकर किया गया है। और अभी जो खबर आ रही है गुजरात से दिल्ली पहुंचे हुए सूत्रों के माध्यम से जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि गुजरात में 10 दिसंबर को चुनाव हो सकते हैं और वोटिंग 10 दिसंबर 2022 को हो सकती है। 14 जनवरी को रिजल्ट आ सकता है और नई सरकार 1 जनवरी 2023 को बन सकती है और नई सरकार का पहला सत्र भी 22 जनवरी को हो सकता है। बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली भाजपा नेताओं और भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। तुर्की में शुक्रवार को कोयला खदान में विस्फोट होने से 25 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके में 28 लोग घायल हो गए। खदान में अभी भी 50 लोग फंसे हुए हैं जिनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कल रात नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान वहां लापरवाही देख के काफी नाराज हुए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना भाजपा अपना सबसे बड़ा काम मानती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कश्मीर में मुद्दों के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अब इसका जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधा। चीन से सटे लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई। लद्दाख सेक्टर में सेना की फायर एंड सेफ्टी क्रॉप्स एंड को स्वदेश में निर्मित तेज गति से चलने वाले सैन्य वाहन मुहैया कराए गए। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तर कोरिया में लगातार मिसाइल परीक्षण करके कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ा दिया है। गुरुवार को अब एक बार फिर उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था, वही शुक्रवार को भी किया और किम जोंग उनकी निगरानी में उत्तर कोरिया सैन्य क्षमताओं में लगातार विस्तार कर रही है। उत्तर कोरिया की ओर से पिछले दिनों दागी गई मिसाइलों के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया। दरअसल लगातार मिसाइल परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया व अमेरिका की ओर से भी जवाब दिया गया है। उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इसी सप्ताह
उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल ऐसी दागी जो जापान के ऊपर से गुजरते हुए प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। बीते 2 हफ्तों में उत्तर कोरिया ने 6 मिसाइलें दाग चुका है और उत्तर कोरिया मिसाइलों के जवाब में अपने मिसाइलें दागने के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने इस हफ्ते जापान को साथ लेकर विशेष सैनिक अभ्यास भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने अपना विमानवाही पोत कोरियाई प्रायद्वीप से लगे जल क्षेत्र में तैनात कर दिया है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने इस अमेरिकी कदम को बेहद असामान्य बताया है। अमेरिका में 8 नवंबर को मिड टर्म चुनाव के कारण राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इन चुनावों को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दांव पर है और हालांकि इस बीच अमेरिकी जनता का एक बड़ा वर्ग 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में इन दोनों ही नेताओं को शीर्ष पदों पर नहीं देखना चाहता। अधिकांश अमेरिकी तीसरे विकल्प की तलाश में है। हार्वर्ड CAPS हैरिस सर्वे में 63 लोगों ने कहा कि बाइडेन को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और 33% लोगों ने उन्हें खराब राष्ट्रपति बताया और दूसरी ओर 57 लोगों का कहना है कि ट्रंप को अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि बाइडेन और ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोबारा राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक नेता डीन फिलिप्स ने कहा कि अब नई पीढ़ी नेतृत्व करे। 19 डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने नेतृत्व के इस सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि बाइडेन का कहना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी भी मेरी उम्मीदवारी के पक्ष में ही फैसला करेगी। उधर मेरीलैंड के गवर्नर लैरी होगन का कहना था कि रिपब्लिकन पार्टी के कई वोटर और अन्य अमेरिकी जनता की एक बड़ी तादाद इस जहरीली राजनीति से तंग आ चुकी है। अब वे एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने हाल ही में कहा कि पहले ही चुनाव लड़ने का फैसला ले चुका हूं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली भाजपा नेताओं और भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिगुड़ी ने आरोप लगाया कि आप नेताओं ने शालीनता की सभी हदें पार कर दी है, जो कि इटालिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए अपमानजनक भाषा की इस्तेमाल करने से पता चलता है। बिगुड़ी ने कहा, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को ऐसे नेताओं को पार्टी से हटा देना चाहिए और उनकी अभद्र भाषा के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राजन तिवारी, सहिला महिला मोर्चा और अध्यक्ष योगिता सिंह, मोर्चा की प्रभारी बरखा सिंह और पार्टी के अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित टिप्पणियों को लेकर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने समक्ष पेश हुए थे और जिसमें बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और करीब 3 घंटे बाद छोड़ा था। इटालिया की पेशी के दौरान आप समर्थकों ने आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया था। शुक्रवार को बीजेपी ने आप और केजरीवाल पर अपना हमला तब तेज कर दिया जब इटालिया का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे कथित तौर पर प्रधानमंत्री की मां का मजाक उड़ाते हुए सुने गए और बीजेपी ने कहा कि राज्य के लोग उन्हें अपशब्द कहने के लिए दंडित करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किए जाने पर कांग्रेस के एक नेता ने चुटकी सी ली है। कांग्रेस नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को समय देने के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया ताकि वे और भी बड़े वादे और उद्घाटन कर सके। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसमें हैरान नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि जाहिर तौर पर ऐसा प्रधानमंत्री को समय देने के लिए किया गया है ताकि वे और भी बड़े वादे कर सके और कुछ और उद्घाटन कर सके। हैरानी की कोई बात नहीं है। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का शुक्रवार को ऐलान किया, लेकिन गुजरात चुनाव की तारीखों को घोषित नहीं की। हालांकि माना जा रहा था कि आयोग दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं करने पर चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग पिछली प्रथा के मुताबिक ऐसा कर रहा है। गुजरात विधानसभा का कार्यालय 2023 में 18 फरवरी को समाप्त हो रहा था।
तुर्की में शुक्रवार को कोयला खदान में विस्फोट होने से 25 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके में 28 लोग घायल हो गए थे और खदान में अभी भी 50 लोग फंसे हुए हैं जिनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। इस बात की जानकारी होम मिनिस्टर सुलेमान सोयलू ने दी है। मिनिस्टर ने कहा कि खदान में फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकाला गया है और निकालने की कार्यवाही शुरू है। यह विस्फोट बाल्टिन में अमासरा शहर में हुआ है और अधिकारियों का कहना है कि खदानों में पाई जाने वाली ज्वलनशील गैसों की वजह से धमाका हुआ होगा। खदान में धमाके की सूचना मिलने के बाद होम मिनिस्टर सोयलू मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि विस्फोट के समय खदान के अंदर करीब 110 लोग मौजूद थे। ज़्यादातर लोग बाहर आ गए थे। करीब 50 लोग अभी भी उसमें फंसे हुए थे और उनको निकालने की कार्यवाही रेस्क्यू टीम द्वारा की जा रही है। विस्फोट के बाद बचकर निकलने वाले एक मजदूर ने बताया कि धमाके के बाद बाहर निकलने में बहुत परेशानी आ रही थी। धूल और मलबे की वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। खदान में विस्फोट की सूचना मिलने के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस हादसे के बाद राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने साउथ ईस्ट तुर्की की निर्धारित यात्रा को रद्द कर दिया है। अब वे अमासरा जाएंगे। तुर्की के मानिसा प्रांत में मई 2014 में एक कोयला खदान में विस्फोट होने से 301 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से धमाका हुआ था। विस्फोट के दौरान 580 लोग फंसे गए थे, लेकिन इनमें से कई लोग बाहर निकलने में सफल हो गए थे। बीसीसीआई को अब नया अध्यक्ष मिलना लगभग तय हो गया है। मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की जगह 1983 वर्ल्ड कप की विजेता टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी नए अध्यक्ष बन सकते हैं। सौरव ने साल 2019 में यह पद संभाला था। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सौरव गांगुली दूसरी बार बीसीसीआई के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन मंगलवार को मुंबई में हुई बोर्ड की मीटिंग में अलग अलग राज्यों के बोर्ड से आए प्रतिनिधि इसके पक्ष में नहीं थे। बीसीसीआई की परंपरा है कि पुराना अध्यक्ष ही नए अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है, लेकिन गांगुली ने ये नहीं किया। गांगुली को बैठक में आईपीएल चेयरमैन पद का ऑफर किया गया, लेकिन गांगुली का कहना था कि बीसीसीआई अध्यक्ष हटने के बाद वो उसकी किसी उप समिति का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। रोजर बिन्नी के सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने की संभावना से जुड़ी खबरों के बीच पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान और अपमानित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी खेल में राजनीति कर रही है। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद देखते हैं रफ्तार न्यूज। दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 2 दिनी असम यात्रा के अंतिम दिन शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर में पूजा की।
उन्होंने अपनी बेटी इतिश्री मुर्मू के साथ देवी मंदिर की परिक्रमा भी की और गुरुवार को उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT गुवाहाटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कामाख्या मंदिर के दौरे के वक्त असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी मौजूद थे। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने इस साल की शुरुआत में हुए राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान कामाख्या देवी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया था। कामाख्या मंदिर के पुजारी ने बताया कि राष्ट्रपति और उनकी बेटी ने आज मंदिर के गर्भगृह में पूजा की और परिक्रमा की। इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा उन्हें राज्य की बेटी कहना गर्व की बात है। उन्हें गर्व जैसा महसूस हुआ। मुर्मू ने विभिन्न विकास परियोजना विशेष रूप से चाय श्रमिकों के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए असम सरकार की सराहना की। उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम में वर्चुअल मोड में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद कहा कि केंद्र बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और अन्य सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देकर अपना योगदान दे रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे राज्य की बेटी कहने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया है। मुझे यहाँ जो स्वागत मिला उसने मुझे घर जैसा महसूस कराया और मैं जल्दी यहाँ वापस लौटूंगी। हिमाचल के सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संबोधित करते हुए भाजपा पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने अपने संबोधन को मां शूलिनी के जयकारे के साथ शुरू किया और अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बर्फ में इंदिरा गांधी की अस्थियां भी हैं। इंदिरा गांधी जानती थी कि हिमाचल के लोगों के हौसले को, मेहनत के बल पर आज हिमाचल के लोगों ने प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा की प्रदेश सरकार को आधे हाथ लिया और OPS के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार के पास कर्मचारियों को पेंशन देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन उद्योगपतियों को लोन माफ करने के पैसे जरूर हैं। भाजपा सरकार हमला रोजगार के लिए कोई योजना नहीं, युवाओं को रोजगार तो नहीं दिया, पुलिस भर्ती में घोटाला किया। भाजपा सरकार पहले से ही रिवाज बदल दिया, आपको देने के बजाय छीना है। छोटे दुकानदारों, किसानों, बेरोजगार से सिर्फ छीना है। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश की जनता को सिर्फ दिया है। अब भाजपा ने लोगों के साथ उस भावनात्मक रिश्ते का रिवाज बदलते हुए कुछ छीनने का काम किया। उन्होंने कहा कि संबोधन में इसकी गारंटी की हमारी सरकार बनी तो 2 निर्णय होंगे। उनके सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 1 लाख युवाओं को रोजगार, OPS की बहाली की जाएगी। प्रियंका ने हिमाचल में नशे को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि उनकी सरकार स्टेट में ड्रग पॉलिसी बनाएगी, डिएडिक्शन सेंटर खोले जाएंगे। इस दौरान उन्होंने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का भी जिक्र करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, जिसकी बदौलत कांग्रेस काल में प्रदेश के विकास कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक बार फिर कहा कि वह बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि आजकल जो लोग हैं, क्या वो किसी की सुनते भी हैं, किसी से बात करते हैं या फिर राज्य का विकास भी करते हैं क्या? अटल, अडवाणी, जोशी ये सब काम करते थे। यही नेता बीजेपी को बनाने वाले थे। अब ये अटल या अडवाणी की बीजेपी नहीं है। हम तो अलग हो गए हैं और अब जीवन भर उनके साथ नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में शुक्रवार को बोल रहे थे। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जमकर बीजेपी पर हमला बोला। लालू यादव के साथ बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि जब वह एनडीए में थे तो लालू यादव पर कोई केस नहीं होता था। जैसे ही लालू यादव के साथ आए तो यह लोग लगातार केस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे और समाजवादियों को मजबूत करेंगे और देश का उत्थान करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश ने पिछली बार महागठबंधन टूटने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, बीजेपी वाले झूठा लालू यादव पर आरोप लगाया था। इस मामले में कुछ नहीं हुआ। अब जब फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तो फिर लालू यादव को फंसाने के लिए साजिश रच रहे हैं। अब हम समाजवादी लोग के साथ हैं, मिलकर बिहार का विकास तो करेंगे।
आप लोगों के साथ रहे तो देश का भी विकास करेंगे। सऊदी अरब सरकार ने हज या उम्रा करने वाली महिलाओं के लिए महरम की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब कोई भी महिला बिना महरम के हज या फिर उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा सकती है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल राबिया ने इसकी घोषणा की है। हज मंत्री के पूर्व सलाहकार रहे फतेह इब्राहिम हुसैन के मुताबिक यह फैसला देश में महिलाओं की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है। देश में परिवहन के साधनों के साथ साथ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और इसलिए महिलाओं को यहाँ आना आसान हो गया है। ऐसी कई महिलाएं हैं जो बिना महरम गार्जियन के काम करने के लिए सऊदी अरब आती है। उनके साथ यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, महिलाओं को कोई खतरा नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई कारण अब मौजूद नहीं है। इस्लाम के मुताबिक महरम परिवार का एक सदस्य होता है जिसके साथ विवाह को इस्लाम में अवैध माना जाता है, यानी वह पुरुष जिसके साथ रहते हुए महिला को पर्दा करना या फिर हिजाब से ढकना की जरूरत नहीं होती। महिला के पति को भी महरम में शामिल किया गया है। यह पहला मौका नहीं है जब महिलाओं से जुड़ा कोई बड़ा फैसला हुआ हो। सऊदी सरकार ने इससे पहले 2001 में महिलाओं को पहली बार पहचान पत्र दिया था। इसके साथ 2005 में जबरन शादी जैसी कुप्रथा को खत्म कर दिया गया। 2015 में वोट देने का अधिकार मिला और 2018 में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में शामिल एम्बुलेंस पुलिस एक्सकॉर्ट वाहन में सीतापुर लखीमपुर रोड पर नानकारी के पास हुए इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी और डॉक्टर सहित 3 स्वास्थ्य कर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया है। एम्बुलेंस में सवार अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी हल्की चोट आई है। एसआई प्रमोद मिश्रा, मुख्य आरक्षी इंद्रदेव सिंह, राजवीर सिंह जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। खबर पाकर बहौली विधायक शशांक त्रिवेदी ने सीएम डॉक्टर मधु कोरेला जिला अस्पताल पहुंचे। हादसे में घायल एसआई प्रमोद मिश्रा के अनुसार एम्बुलेंस की टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक्सपोर्ट में शामिल वाहन सड़कों के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उधर हादसे को देख राहगीरों और आसपास गांव के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। बहौली विधायक शशांक त्रिवेदी ने बताया कि सड़क पर अचानक से कोई साइकिल सवार आ गया था। उसे बचाने के चक्कर में वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 3 पुलिसकर्मी और डॉक्टर सहित 3 स्वास्थ्य कर्मी घायल हुए हैं। सभी की हालत ठीक है, उपचार हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोला गोरखनाथ लखीमपुर जा रहे थे, जहाँ डिप्टी सीएम को निर्धारित कार्यक्रम में प्रतिभाग करना है। डिप्टी सीएम के काफिले में जिला अस्पताल के डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सभी लोग एम्बुलेंस में थे। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर हमला किया और नमाजियों से मारपीट की। तोड़फोड़ करने के बाद मस्जिद के बाहर ताला लगा दिया गया। जब मस्जिद के बाहर लोग जमा होने लगे तो आरोपी मौके से भाग गए। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। गुरुग्राम के पटौदी कस्बा में पड़ने वाले गांव भुटाकला में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। गांव में भी इबादत गाह बनी हुई है। आरोप है कि बुधवार देर शाम भुटाकला स्थित इबादत गाह में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। इस दौरान 10 से ज्यादा लोगों ने मस्जिद पर हमला कर दिया। साथ ही नमाज पढ़ रहे नमाजियों के साथ मारपीट करके उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। मस्जिद में रखी कुर्सियों को भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद तनाव का माहौल बन गया। हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में बिलासपुर थाना पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी है। हालांकि अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है। शिकायतकर्ता सूबेदार नजर मोहम्मद शिकायत पर बिलासपुर थाना में मस्जिद में जबरन घुसकर नमाजियों के साथ मारपीट, तोड़फोड़ करने व जान से मारने की धमकी और धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसे संगीन धाराओं केस दर्ज कर लिया गया। पीड़ित युवक ने बताया कि मस्जिद में देर शाम 4 बजे नमाज पढ़ रहे थे। इसमें से 2 बुजुर्ग भी शामिल थे। तभी कुछ लोगों को बाहर से आवाज आई कि यहाँ से बाहर निकालो, नमाज हो चुकी है। इसके बाद वे लाठी डंडे लेकर अंदर आ गए। दबंगों ने कुर्सियां तोड़ दी, मारपीट शुरू कर दी और इसके बाद हम भागकर बाहर आ गए
और घर परिवार के लोगों के पूरी घटना बताई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका को विरोध किया। एजेंसी ने शुक्रवार को अपना जवाब दाखिल किया है। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह अभी मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 71 वर्षीय राजपाल नेता को जमानत दे दी थी। इसके बाद उन्होंने विशेष सीबीआई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह और पुलिस अधिकारी सचिन वाजी ने साठगांठ कर काम किया था। देशमुख ने इस याचिका में सीबीआई के उन बयानों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए थे जिन पर आधारित मामला था। सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजन आशीष चौहान ने कहा, हम उनकी जमानत का विरोध करते हैं। हमने जमानत याचिका में दिए गए सभी तर्कों का विरोध किया है। इससे पहले परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस कर्मियों को शहर के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपए लेने का निर्देश दिया था। देशमुख ने इन आरोपी की खंडन किया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था और उन्हें पद से हटना पड़ा था। सीबीआई के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी और अन्य ने कथित तौर पर सार्वजनिक कर्तव्य का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद बृहद मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी ने अंतरिम उपचुनाव के लिए ऋतुजाल लटके का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सुबह करीब 10 बजे लटके को स्वीकृति पत्र भी जारी कर दिया गया है। बीएमसी के अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के तुरंत बाद गुरुवार को ही लटके का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था, लेकिन स्वीकृति पत्र उन्होंने आज प्राप्त किया। खबर है कि आज ये लटके अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए ठाकरे गुट के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और इस साल उनके पति व मौजूदा विधायक रमेश लटके के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। बता दें कि ऋतुजा लटके ने उम्मीदवार के रूप में उनके नाम के ऐलान के बाद तुरंत बाद ही 3 अक्टूबर को अपना इस्तीफा बीएमसी को सौंप दिया था। हालांकि 12 अक्टूबर तक इसके स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिका में बताया गया था कि ऋतुजा लटके 2006 से बीएमसी में कार्यरत है और वह उपचुनाव लड़ना चाहती है। याचिकाकर्ता ने अपने इस्तीफा 3 अक्टूबर को बीएमसी को सौंप दिया। सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई, लेकिन बीएमसी ने आज तक उनके इस्तीफे को मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली में 25 जगह पर छापेमारी की और इसी दौरान एजेंसी ने राजधानी के कई शराब कारोबारियों को आवासों सहित कई ठिकानों पर तलाशी ली। पहले भी ईडी और सीबीआई ने इस केस में 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। पहले एजेंसी ने कुछ नेताओं, पूर्व नौकरशाह और कारोबारियों के घर तलाशी ली थी। 7 अक्टूबर को दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। वहीं 16 सितंबर को ईडी ने भी इस मामले में दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, नेल्लोर और चेन्नई समेत देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। फिर बताया जा रहा है कि 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इसमें दावा किया गया था कि शराब कारोबारी मनोज सिसोदिया के नजदीक करोड़ रुपए थी। 1 अगस्त को ऐलान किया था जिस पुरानी शराब नीति लागू हुई थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में सीबीआई की एंट्री करा दी है, जिसे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर सैन साई बाबा और 5 अन्य को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने इन्हें तत्काल जेल से रिहा करने के लिए आदेश दिया है। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पानसरे की बेंच ने उन्हें तत्काल रिहा करने का भी आदेश दिया है। 5 साल पहले महाराष्ट्र की एक लोअर कोर्ट ने माओवादी से लिंक मामले में उन्हें और अन्य 5 को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन सभी को यूएपीए के तहत उम्र कैद की सजा भी सुनाई, जिसके खिलाफ साई बाबा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
भाजपा ने उपचुनावों से पहले ओडिशा और तेलंगाना की सरकारों पर दंगल से तबादले और नियुक्तियां करने का आरोप लगाया। ये चुनाव अगले माह होने वाले हैं। सरकारी पैसों की निकासी से जुड़े मामले में ईडी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री निफ्यू रियो से कथित तौर पर दीमापुर में 6 घंटे तक पूछताछ की। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन से पहले उद्धव ठाकरे अगर छगन भुजबल से मदद मांगी होती तो वे आज भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने होते। राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या से जल्द निजात मिलाने वाली है। दरअसल गुरुवार को राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्रीय कोयला मंत्रालय की कोल इंडिया लिमिटेड के बीच MOU हुआ। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। शुक्रवार शाम 4 बजे से राजभवन जयपुर में हुए समारोह में उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीजे पद की शपथ दिलाई। मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें चीफ जस्टिस है जिन्होंने हिंदी में पद की शपथ ग्रहण की। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कल रात नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान वहां लापरवाही देख के काफी नाराज भी हुए। इसके मद्देनजर उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को काम में लापरवाही और अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह न करने के कारण निलंबित कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी जानकारी मिली है। यहां तेजस्वी यादव ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। उन्होंने उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण भी किया और डेंगू को लेकर सारी जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की क्लास भी लगाई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दवा की उपलब्धता बहुत कम है, यहां तक कि मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जा रहा है। इससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जेपी की विचारधारा को भूलने वाली टिप्पणी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि शाह को देश में अघोषित आपातकाल के बारे में भी बोलना चाहिए जिसे केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने लगा रखा है। देश लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही देख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शाह ने जो कुछ भी कहा वे बकवास था। भाजपा का जयप्रकाश नारायण का या उनकी विचारधाराओं से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा के लोग जानते हैं कि किसी इवेंट को कैसे मैनेज करना है। जेपी के गांव सिताब दियार में शाह ने मंगलवार को कहा था कि जेपी के शिष्यों ने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा का बलिदान किया और वे अब कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। बिहार के कुटनी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अनिल साहनी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने एक पत्र जारी किया। पूर्व राजस्थान सदस्य और आरजेडी विधायक अनिल साहनी को अवकाश एवं यात्रा भत्ता LTC घोटाला मामले में अलग अलग धाराओं के तहत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया था और 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। बता दें कि 31 अक्टूबर 2013 में CBI ने मामला दर्ज किया, जिसके बाद 29 अगस्त को कोर्ट ने अनिल साहनी समेत तीनों को LTC घोटाले का दोषी करार दिया था। यह मामला उस समय का है जब वे राज्यसभा सदस्य थे। साहनी के सहयोगिताओं NS नायर और अरविंद तिवारी को 2-2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी और प्रत्येक पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। साहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिए 23,71,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। CBI ने इस मामले में धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धारणाओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। विधायक की सदस्यता समाप्त होने से कुढ़नी में उपचुनाव की संभावना के मद्देनजर सियासत गर्मा गई है। वही संभावित दावेदारों के नामों की चर्चाएं भी तेज हो गई है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में अनिल साहनी के खिलाफ बीजेपी नेता केदार प्रसाद ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा था कि
कुढ़नी उपचुनाव में जनता अपने वोट से जवाब देगी। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तय है। बीजेपी जल्द ही चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। वही खबर है कि राजद और जदयू के शीर्ष नेता भी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसके लिए दोनों दल आपसी सहमति से ही चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का चयन करेंगे। हालांकि अभी किसी भी पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना भाजपा अपना सबसे बड़ा काम मानती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कश्मीर के मुद्दों के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं अब इसका जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भाजपा पर निशान साधा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 लागू नहीं किया था। भाजपा पर निशाना साधते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि भारत की संविधान सभा जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे, उन्होंने वहां अनुच्छेद 370 लागू किया। मनीष तिवारी ने कहा कि अगस्त 2019 को राज्यसभा और फिर लोकसभा में जो कुछ भी हुआ वह अभी भी सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान में है। 31 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बोर्ड के जरिए राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराने की अनुमति संबंधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। चुनावी चंदों में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत राजनीतिक दलों को दी जाने वाली नकद राशि के विकल्प के तौर पर बॉन्ड की शुरुआत की गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस BC नागरत्ना की पीठ गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है। एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने 5 अप्रैल को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया था और कहा था कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और इस पर त्वरित सुनवाई की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने उस समय एनजीओ की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी, लेकिन इसे अब तक सूचीबद्ध नहीं किया जा सका था। चीन से सटे लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई है। लद्दाख सेक्टर में सेना की फायर एंड सेफ्टी और कॉप्स को स्वदेश में निर्मित तेज गति से चलने वाले सैन्य वाहन मुहैया कराए गए हैं। लद्दाख सेक्टर में त्वरित सैन्य ऑपरेशन में ये वाहन सक्षम होंगे। इन पर 4x4 सैन्य वाहनों को क्विक रिएक्शन फोर्स में शामिल किया गया है। इस वाहनों को भारत में निजी क्षेत्र की फर्मों ने बनाया है। भारत पाक सीमांत इलाका रामदास में बीएसएफ के जवानों ने गुरुवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घुसे ड्रोन को गिरा दिया। बीएसएफ के जवानों ने पहले इस पर निशाना साधते हुए एल्यूमिनियम बम दागा और फिर इस पर 17 राउंड फायर किया। जानकारी के अनुसार रामदास पीसा सीमा पर गुरुवार रात बीएसएफ के जवान गश्त कर रहे थे। इस दौरान ही जवानों ने पाकिस्तान की देवड़ी फॉरवर्ड पोस्ट से भारतीय क्षेत्र में ड्रोन के घुसने की आवाज सुनी। जवानों ने पहले इस इलाके में रोशनी बम दागा और उसके बाद गश्त कर रहे थे। तब जवानों ने 17 राउंड फायरिंग की। इस दौरान जवानों ने देखा कि कोई चीज डगमगाती हुई पीछे की तरफ जा रही है। जवानों ने उसका पीछा करने के बाद उसे खेतों और जंगलों से बीच बरामद कर लिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि ड्रोन का एक पर क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसके कारण वह पाकिस्तान लौटने में नाकाम हो गया। इसकी जानकारी बल के आला अधिकारियों को दी गई। तुरंत बाद बीएसएफ के सीनियर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। जवानों ने ड्रोन और उसकी तारों व अन्य सामान को समेट लिया। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बीएसएफ अधिकारियों ने घटनास्थल पर 1 से ज़्यादा नारकोटिक्स और एक्सप्लोसिव का पता लगाने वाले डॉग मंगवाए। अधिकारियों को संदेह है कि पाकिस्तानी तस्करों ने इस ड्रोन के जरिए हथियार या फिर नशीला पदार्थ भेजा होगा। बीएसएफ का सर्च अभियान लगातार जारी रहेगा। भाजपा ने उपचुनावों से पहले ओडिशा और तेलंगाना की सरकारों पर गलत ढंग से तबादले और नियुक्तियां करने का आरोप लगाया है। ये चुनाव अगले माह होने वाला था। इस संबंध में
उन्होंने गुरुवार को निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी और भाजपा नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर इससे संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, भाजपा महासचिव तरुण चुग, प्रताप चंद्र सारंगी और एन रामचंद्र राव शामिल थे। उन्होंने धामनगर विधानसभा क्षेत्र में बीडीओ के रूप में कार्यरत 2 अधिकारियों के तबादले का हवाला दिया। आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही तबादले उन उपचुनाव की घोषणा के बाद किए गए। ज्ञापन में कहा गया कि किस ओडिशा सरकार द्वारा 2 सरकारी अधिकारियों का भद्रक जिले में तबादला किया गया है। इसका उद्देश्य सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार की जीत को पुख्ता करना है। इस तरफ एक दूसरे ज्ञापन में भाजपा ने तेलंगाना में रचाकोंडा में पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत एक आईपीएस अधिकारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उक्त अधिकारी 2016 में ही यहां तैनात थे। वह निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में खिलाफ थे और उड़ीसा के दामदार नगर और तेलंगाना के मुनुगोडो में 3 नंबर को विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह कोर्ट का कर्तव्य है कि वे राज्य के खर्च पर आरोपित को उचित और सार्थक कानूनी सहायता दे। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दरिद्रता, गरीबी या निरक्षरता या किसी अन्य वजह से यदि कोई आरोपी अपने बचाव में अपनी पसंद का और अच्छा वकील करने में सक्षम नहीं है तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे उसे उचित और सार्थक कानूनी सहायता प्रदान करे। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करे। सरकारी पैसों से निकासी से जुड़े मामले में ईडी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो से कथित तौर पर दीमापुर में 6 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि अभी भी ईडी की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी के सीएम रियो को बर्खास्त करने की मांग की है और प्रवर्तन निदेशालय ने नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो ने कथित तौर पर कोहिमा में गैर मौजूद हाईकोर्ट भवन के संबंध में दीमापुर के पास रंगपहाड़ स्थित एक सैन्य शिविर में 6 घंटे तक पूछताछ की। भवन की नींव 2007 में रखी गई थी। राज्य सरकार इसके निर्माण के लिए अब तक 70 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी कर चुकी है। नागालैंड सरकार ने 7 साल 2018 तक कथित तौर पर परियोजना स्थल के लिए विद्युतीकरण और पानी की आपूर्ति के लिए 42 से 44 करोड़ रुपए और न्यायाधीशों के लिए बंगलों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए से अधिक वापस ले लिए हैं। आरोप लगाया गया है कि नागालैंड के न्याय और कानून विभाग द्वारा 18 निकासी के माध्यमों से मार्च 2009 और मार्च 2017 के बीच राशि का गबन किया गया था। ईडी के अधिकारियों ने भी कथित तौर पर रियो की जांच और पूछताछ को लगभग 3 सप्ताह तक गुप्त रखा। ईडी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और सीबीआई द्वारा जनवरी में एक विशेष अदालत में मामले में 2 आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद वित्तीय कोण से जांच शुरू कर दी। नागालैंड कांग्रेस के प्रमुख के थेरी और पूर्व मुख्यमंत्री के.एल. चिशी ने कहा कि राज्यपाल जगदीश मुखी को तुरंत घटनाक्रम का संज्ञान लेना चाहिए और यदि भाजपा की सहयोगी एनडीपी नेता रियो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। थेरी ने कहा, एक मुख्यमंत्री से ईडी कार्यालय में पूछताछ एक बड़ी बात है। फिलहाल खबरों में उतना ही और खबरों को आप हमारी वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। अगली खबर के लिए आप राष्ट्रप्रथम के साथ जुड़े रहे। नमस्कार।